हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज आप सबको आवाज़ कैसी आ रही है? आवाज़ सही आ रही है ना? इन्फॉर्म कर दीजिएगा एक बार मैसेज करके, क्योंकि मेरा हेडफोन ख़राब हो गया है, पुराना वाला। ये नया वाला है और इससे पता नहीं क्यों साउंड थोड़ा स्लो हो रही है। बट देख रहे हैं आगे, अगर नहीं अच्छी आवाज़ आती है तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो चलिए आते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे सारे ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज हम लगभग 100 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए वीडियो लाती रहूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 29 नंबर है। हालांकि इससे पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाया था बहुत सारे, बट मैंने उन्हें 1 2 3 4 करके ऐसे काउंट करना बंद कर दिया था। बट इधर मैं लगातार सीरीज़ ला रही हूँ आप सबके लिए। ओनली सिर्फ प्रैक्टिस सेट क्लासेज भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है। रेशम, नायलॉन, एग और भी बहुत सारे आयरन, इन सब टॉपिक पे अगर आपको क्लासेस देखने हैं तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। आज हम लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 50 क्वेश्चन किया था, आज हम 100 करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी? भूदान, नई तालीम, प्रयोग परियोजना या फिर मार्टंडम? तो महात्मा गांधी ने नई तालीम शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो संक्रमण का स्रोत, रिजर्वायर, मामले या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है उसे संक्रमण का स्रोत कहेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। तो क्या है? जल जनित, वायु जनित, जल एवं वायु जनित या फिर भोजन जनित? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? और फ्रेंड्स, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि कब 1000 सब्सक्राइबर होंगे और हम लाइव आकर प्रैक्टिस कर सकें। मुझे आपके आंसर लाइव दिखने चाहिए कि हाँ, किसने कौन सा आंसर टिक किया है। तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी हेल्प करें, ताकि हम लाइव आकर टेस्ट लें एक दूसरे का, किसका कितना आंसर सही हो रहा है। तो चलिए आते हैं अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं कि अति श्वसन संक्रमणों का संचरण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु जनित। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है। तो एडजस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु का आवागमन या फिर सभी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? कृत्रिम वायु का आवागमन का प्रकार है। तो कृत्रिम वायु का आवागमन का प्रकार एडजस्ट वेंटिलेशन भी होगा, वातानुकूलन भी होगा, संतुलित वायु का आवागमन भी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि एवरीवंस। जितने भी ऑप्शन दिए गए सारे ही सही हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं उसे कहते हैं रेशे, खनिज, जल या फिर विटामिन? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं उसे हम ऑप्शन सी सही होगा, जल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितने होती है, कितनी प्रतिशत होती है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा था? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें कितना कितना एनर्जी मिलता है ये भी बताइएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? तो मक्का, साबुत अनाज, जिलेटिन या फिर अंडा?
तो कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम सभी बहुत ही अच्छे जानते हैं कि वेजिटेरियन में उतने नहीं होते, वनस्पति जगत में से ज़्यादा विटामिन नॉन वेजिटेरियन में होते हैं, मांसाहारियों में होते हैं। तो आप यहाँ पे अंडा दिया हुआ है तो अंडा में ज़्यादा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या होगा? ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा, फ्रक्टोज होगा या फिर सुक्रोज होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट बच्चों में अच्छा आसानी से पाचन हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि दूध की शर्करा को क्या नाम है? ओके, आप कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। अगर हम लाइव होते तो ये सारे क्वेश्चन सामने फेस टू फेस कर पाते। चलिए कोई नहीं, बहुत जल्दी वो दिन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है कौन सा है? तो मृदु भोजन, पुण्य द्रव्य भोजन, अस्पष्ट द्रव भोजन एवं नियमित भोजन। तो कौन से ऐसे भोजन है जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण अस्पष्ट द्रव्य भोजन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मैं पोस्ट में जो भी क्वेश्चन करती हूँ, आप में से बहुत कम लोग हैं जो उसका आंसर देते हैं। ऐसा क्यों? आप सब पोस्ट के क्वेश्चन का भी आंसर दिया करें। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन को अक्सर पोस्ट में डाल दिया करती हूँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बारिश मतलब कि वर्षा के पानी का पीएच मान होता है, तो 2 से 6, 5.6 से 6, 2.9 से 7 एंड 10.6 से 11.6। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? तो बारिश का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा जल सबसे शुद्ध होता है? तो वर्षा का जल। और यहाँ पीएच मान पूछ रहा है, तो ये पीएच मान ऑप्शन ए सही होगा, 2 से 6। पीएच मान स्केल के बारे में आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। 1 से 14 तक होता है, 1 से 7 उदासीन होता है, 7 से 14 ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामित्व योजना कब आरंभ की गई थी और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है यहाँ पर 23 सितंबर 2018 राष्ट्रपति कोविंद नाथ द्वारा, एंड 26 जनवरी 2020 मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा, एंड 20 अप्रैल 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, एंड 24 अप्रैल 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो स्वामित्व योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 अप्रैल सन 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है, महाधमनी कहलाती है, शिरा कहलाती है या फिर महाशिरा कहलाती है? तो शरीर से हृदय की ओर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? ये 11 नंबर क्वेश्चन है। शरीर से हृदय की ओर, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि हृदय से शरीर की ओर, यहाँ साफ तौर पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन पहुँचाता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिरा। और शुद्ध रक्त को अगर पूछे तो धमनी हो जाएगा, धमनी हो जाएगा। अशुद्ध रक्त शिरा, हृदय से शरीर की तरफ धमनी लाती है और शरीर से हृदय की तरफ शिरा ले जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिरा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरएच फैक्टर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? रक्त से, यकृत से, एंटीजन से या फिर एंटीबॉडी से? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर ऑप्शन नंबर ए रक्त से संबंधित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत एंड डी है ग्रसनी। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी पैरोटिड ग्रंथि होती है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के द्वारा, केशिका के द्वारा, या फिर रक्त के द्वारा, या फिर फेफड़े के द्वारा। तो शरीर में यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन पूछ रहा है, तो परिवहन रक्त के द्वारा होगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ही होता है ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रति 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में थायमीन की आवश्यक मात्रा होती है। यहाँ पे थायमीन की होगा, इन दोनों को अलग कर देंगे। तो प्रति 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में थायमीन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.9 मिलीग्राम, 0.4 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, या फिर 0.8 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रति 100 ग्राम में थायमीन की मात्रा 0.8 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने तापक्रम पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ बैक्टीरिया की वृद्धि निष्क्रिय हो जाती है। तो ऑप्शन ए है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 6 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन सी है 7 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो कितने डिग्री तापक्रम पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CFTRI द्वारा विकसित आहार है। तो कौन सा आहार CFTRI द्वारा विकसित आहार है? तो मातर युक्त भोज्य पदार्थ, बाल आहार, भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ एवं उपरोक्त सभी। तो CFTRI द्वारा विकसित ये सारे ही आहार हैं। उपयुक्त सभी होंगे, मात्रायुक्त भोज्य पदार्थ भी होंगे, बाल आहार भी होंगे, एंड भारतीय बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है तो प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, या फिर लौंड पर। तो एस्टीएप्सिन एंजाइम किस पे क्रिया करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस हार्मोन के स्राव से प्लेसेंटा का निष्कासन होता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है रिलैक्सिन, ऑप्शन सी है थॉटिनसन, एंड ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो किस हार्मोन के स्राव से प्लेसेंटा का निष्कासन होता है? तो ऑप्शन बी होगा रिलैक्सिन हार्मोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 6 जून, ऑप्शन बी है 10 मई, एंड ऑप्शन सी है 10 जून, एंड ऑप्शन डी है 20 जुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला, एंड डी है हरा रंग। तो कौन से रंग श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में कौन सा रंग विचलन सबसे अधिक करता है? तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार के मेनू में औसर के हिसाब से मेनू निर्धारण होता है? तो सुपर मेनू, थीम मेनू, औसर मेनू। यहाँ पे औसादो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे औसर मेनू हो जाएगा। औसर मेनू बना लेंगे, औसर मेनू। एंड लास्ट है ब्रांच मेनू। तो कौन सा मेनू होगा? तो किस प्रकार के मेनू में औसर के हिसाब से मेनू निर्धारण किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, औसर मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है थैरोटीन, ऑप्शन बी है फाइब्रोजिन, ऑप्शन सी है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी है ग्लाविन प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर क्या हो जाएगा? तो इस यहाँ पे ग्लाविन नहीं ग्लोबिन होगा, यहाँ पे लो बना देते हैं तो आंसर सही हो जाएगा।
तो रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन डी ग्लोबिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि रुधिर को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो यहीं से आपका क्लियर हो जाता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम को हम लोहा बोलते हैं और ग्लोबिन इसका प्रोटीन होता है, ये दोनों मिलके रक्त का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो पहले तो ये जान लें कि आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं। तो आवश्यक में से 10 जो वयस्कों के लिए कार्य करते हैं और इसमें से जो 2 होते हैं ये बच्चों के लिए कार्य करते हैं। इन्हीं को मिला के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो इनमें से जो 2 है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक का नाम मैं बता देती हूँ। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो यहाँ पे अर्जिनिन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड दूसरा हिस्टिडीन हो जाएगा। हिस्टिडीन और अर्जिनिन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगति का नियंत्रण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, बी है प्रोलीन, सी है हिस्टोन एंड डी है ग्लूटामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगति का नियंत्रण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुणवत्ता के आधार पे कौन से प्रोटीन द्वारा शरीर में वृद्धि विकास संबंधी कार्य नहीं, परंतु शारीरिक ऊर्जा शारीरिक वजन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है? तो पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन या फिर सरल प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंशिक प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका क्वेश्चन है कि किसकी अधिकता से किडनी प्रभावित होती है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है? तो वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या फिर बी एंड सी दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन से। प्रोटीन की अधिकता से किडनी प्रभावित होती है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की मात्रा का पता किस टेस्ट द्वारा लगाया जाता है? तो मोलिस टेस्ट द्वारा, मिनरल्स टेस्ट द्वारा, लेड सल्फाइड टेस्ट द्वारा या फिर माइक्रोजेडाल टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 है। इसका आंसर क्या होगा? किस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की मात्रा का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोजेडाल टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है? ऑप्शन ए है वसा की कमी से, बी है प्रोटीन की कमी से, सी है विटामिन की कमी से एंड डी है विटामिन डी की कमी से। तो किसकी कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसा की कमी से। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मिलान करने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, इसका पहला देखते हैं, हम मिलान करते हैं। आर्किटिक एसिड, आर्किटिक एसिड का हो जाएगा मूंगफली का तेल, मूंगफली के तेल एवं चर्बी से। लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड का हो जाएगा गोले का तेल, गोले का तेल किसे बोलते हैं? तो नारियल के तेल को। नेक्स्ट हो जाएगा कैपिक एसिड, कैपिक एसिड ताड़ के तेल। एंड ब्यूटारिक एसिड, ये मक्खन में स्वाद का कारण होता है। ब्यूटारिक एसिड बोला जाता है कि मक्खन में जो गंध निकलता है वो ब्यूटारिक एसिड के कारण निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब फैट को पानी के साथ मिलाकर फेंटा जाता है तो वसा के कण अति सूक्ष्म कणों में विभक्त होकर पानी में तैरने लगते हैं। यह कौन सी क्रिया कहलाती है? सावनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, जलीयकरण या फिर पाइशीकरण।
तो जब वसा के कणों को, जब वसा, फैट मतलब वसा, जब वसा के कणों को, वसा को पानी के साथ मिलाकर फेंटा जाता है तो वसा के कण अति सूक्ष्म कण में विभक्त होकर पानी में तैरने लगते हैं। तो यह क्रिया जलीयकरण कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड की मात्रा जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू या फिर विटामिन वैल्यू? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? फ्री फैटी एसिड की मात्रा जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेफ्थॉन क्यूनोन रिंग किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा कि किस विटामिन में नेफ्थॉन क्यूनोन रिंग पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सड़ी गली मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन डी एंड विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? किस सड़ी गली मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन K2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम की अधिकता से कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है और किस अवस्था में अधिक होता है? यहाँ पे कैल्शियम की अधिकता से कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है? तो चारों ऑप्शन में सेम दिया गया, आप देख सकते हैं। मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम, सब में सेम दिया है, यानी कि कैल्शियम की अधिकता से मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम होता है। लेकिन किस अवस्था में अधिक होता है ये पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शिशु अवस्था एवं बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की अधिकता से मिल्क एल्केलाइन सिंड्रोम देखने को मिलता है और यह प्रौढ़ावस्था में ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा लवण रक्त जमाने में सहयोगी होता है? आंसर है, यहाँ पे लवण पूछ रहा है, कोई विटामिन के का आंसर नहीं देगा, वहाँ विटामिन पूछता है तो विटामिन के। लवण पूछ रहा है तो कौन सा लवण रक्त जमने में सहयोगी होता है? तो लौह, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस? तो लवण में कैल्शियम रक्त जमने में सहयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? यहाँ पे पदार्थ होगा, यहाँ पे थ लगा देंगे। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो जिसमें अधिक प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोज हो अधिक हो, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि विटामिन और खनिज अधिक हो, ये रक्षात्मक भोज्य पदार्थ में आते हैं। प्रोटीन और कार्बोज से हमें ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा नहीं दे पाते, वैसी स्थिति में प्रोटीन अपना कार्य छोड़ के ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम कितना निष्कासन होता है? 320 मिलीग्राम, 450 मिलीग्राम, 390 मिलीग्राम या फिर 250 मिलीग्राम? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम 320 मिलीग्राम निष्कासन होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है, तो डी यहाँ पे डी लग गया है, तो आई होप आप सब अपना आंसर जल्दी ही टिक मार देंगे। डी कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है तो कैल्शियम का जुड़ना, कैल्शियम का हटना, कैल्शियम का रक्त में मिलना या फिर कैल्शियम का थक्का बनाने में मदद करना। तो डी कैल्सिफिकेशन प्रोसेस को कैल्शियम का हटना बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिटेनी के लक्षण है, तो हाथ पैर की पेशियों में दर्द, जीभ पर छाले होना, त्वचा का लाल होना या फिर उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो यहाँ पूछ रहा है कि टिटेनी के लक्षण, तो जीभ पे छाले ये टिटेनी के लक्षण नहीं है, ना ही त्वचा पे लाल होना त्वचा का, ये सारे विटामिन बी की कमी से होते हैं, तो ये होंगे नहीं। टिटेनी के लक्षण होंगे हाथ पैर की पेशियों में दर्द। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हृदय रोग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? धनाइन रोग या फिर संपन्न रोग, गरीबों का रोग या फिर धनाइन रोग या विपन्न रोग। ऑप्शन डी है विश्वव्यापी रोग। तो हृदय रोग को क्या कहते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हृदय रोग, धनाइन रोग या फिर संपन्न रोग को कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है? 50 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम या फिर 60 मिलीग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 40 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक धात्री महिला जो मतलब कि 6 माह के बच्चे को दुग्धपान करा रही है, उससे प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी? 175 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 400 ग्राम। तो एक धात्री महिला जो कि 6 माह के बच्चे को दुग्धपान करा रही है, उसे प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने की थोड़ी एनर्जी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एक धात्री महिला, अभी हमने इससे पहले देखा था कि 0 से 6, अब हम यहाँ देखेंगे 7 से 12 माह के बच्चे को दूध पान कराने वाली स्त्री को या फिर माता को उसे प्रतिदिन कितने ग्राम कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन ए है 1200 mg कार्बोहाइड्रेट और 400 mg कैल्शियम, बी है 1200 mg कैल्शियम और 200 mg कार्बोहाइड्रेट, सी है 1200 mg कैल्शियम और 400 mg कार्बोहाइड्रेट, डी है 1200 mg कार्बोहाइड्रेट और 200 mg कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1200 mg कैल्शियम और 200 mg कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता कितनी होती है? 250, 200, 300 या फिर 100 यूजी। तो एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250 यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात बताना है। यहाँ पे 1:2 होगा, 1:4 होगा, 1:10 होगा या फिर 1:1 होगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात ऑप्शन नंबर डी 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक अधिक क्रियाशील पुरुष और महिला का वजन कितना होगा? तो एक अधिक क्रियाशील पुरुष और महिला का वजन कितना होगा? तो ये आरडीए 2020 के अनुसार बताया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 kg पुरुष एंड 55 kg महिला का। एंड आरडीए 2010 में बताया गया था कि 60 kg पुरुष एंड 50 kg महिला, दोनों में 5 प्लस किया गया है, ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोग्राम भार के हिसाब से एक पुरुष को कितना प्रोटीन दिया जाता है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.83 ग्राम या फिर 0.45 ग्राम। तो 1 किलोग्राम भार के हिसाब से एक पुरुष को 0.83 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है
ये RDA 2020 के अनुसार है। RDA 2010 में प्रति केजी पे प्रति ग्राम प्रोटीन दिया जाता था। नेक्स्ट है कि एक संदर्भित पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए, 19 से 39, 20 से 39 या फिर 20 से 50 या फिर 18 से 39 वर्ष तक। तो RDA 2020 के अनुसार 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 से 39 एंड RDA 2010 में 20 से 39 बताया गया था। यहाँ पे 1 माइनस किया गया है, 1 माइनस किया गया है, 19 से 39 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 7 से 9 साल तक के बच्चे को प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता होगी, कितनी होगी? तो 60, 6000, 6 या फिर 600 आयु। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा कि 7 से 9 साल के बच्चे को प्रतिदिन कितनी विटामिन डी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 600 आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 से 3 साल के बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना विटामिन डी देना चाहिए? तो 60, 600, 500 या फिर 6। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? अभी हमने इससे पहले देखा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 600 आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब बचा हुआ है 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 3 साल तक के बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना विटामिन देना चाहिए? ये तो फिर से शायद रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं RDA 2020 के हिसाब से 6 से 12 माह के बच्चे का बॉडी वेट कितना होना चाहिए? RDA 2020 के हिसाब से 6 से 12 माह के बच्चे का बॉडी वेट कितना होना चाहिए? 5.8 kg, 8.5 kg, 6 kg या फिर 10.5 kg। तो 6 से 12 माह का पूछ रहा है। तो RDA क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? RDA 2020 के हिसाब से 6 से 12 माह के बच्चे का वेट 8.5 kg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिदिन 66 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा देनी चाहिए 13 से 15 साल की किशोरी को, 13 से 15 साल की महिला को, 13 से 15 साल के किशोर को या फिर 10 से 12 साल के बालक को। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रतिदिन 66 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा किसको देनी चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 से 15 साल की किशोरी को। 13 से 15 साल की कभी महिला नहीं कहलाएगी क्योंकि ये किशोरावस्था चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PAL का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोटीन एक्टिव लेवल, प्रोटीन एमिनो लिक्विड, फिजिकल एक्टिव लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिव लेवल। तो क्या होगा 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर? PAL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल एक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संक्रामक रोग के स्तर है, संक्रामक रोग कितने स्तर है? 6 स्तर है, 5 स्तर है, 4 स्तर है या फिर 10 स्तर है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर बच्चे के मौलिक अधिकार का भी हिस्सा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 से 39, अनुच्छेद 21 क। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर? तो किस एक्ट के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर बच्चे के मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस सन में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया था?
तो किस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस सन में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया था? तो ये 57 नंबर क्वेश्चन है। 1995, सन 2020, 2018 या फिर 2011? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया था, सन 1955 में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकासशील देश में पूर्वशालेय बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के बदले बढ़ते स्वरूप को देखते हुए डैश सन में प्रोटीन सलाहकार का गठन किया गया, जो कुपोषण का रोकथाम कर सके और तथा सस्ते उत्कृष्ट प्रोटीन के स्रोतों के संबंध में जानकारी दे सके। ये क्वेश्चन पिछला ही वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे सिंपली पूछ दिया था कि, क्वेश्चन दिखा देते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस सन में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया? तो यहाँ हमने 1955 देखा। ये पूछने का क्वेश्चन का एक टाइप है, ये दूसरा टाइप है। ये टाइप देख सकते हैं आप कि विकासशील देशों के पूर्वशालेय बच्चों को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए सन 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार का गठन किया गया, और इसका कार्य क्या है कि जो कुपोषण का रोकथाम कर सके तथा सस्ता उत्कृष्ट प्रोटीन के स्रोतों के संबंध में जानकारी दे सके। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस सन में WHO ने स्वचालित टेक्स जवाबी सेवा चलाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1985 एंड ऑप्शन नंबर डी 1970। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बचे हैं मात्र 40 क्वेश्चन, वो भी हम जल्द से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुवेनाइल जस्टिस कैन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट कहाँ और किस सन में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 60 है। तो इसका ऑप्शन ए है राज्यसभा 2015 में, विधानसभा 2015 में, संसद में 2015 या फिर लोकसभा 2015। तो ये तो कंफर्म है कि 15, लेकिन कौन से सभा में किया गया था? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद में 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NNM पोर्टल सुमन योजना की शुरुआत किससे संबंधित है? तो महिलाओं से, किशोरों से, नवजात शिशुओं से या फिर गर्भवती महिलाओं से? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? NNM पोर्टल सुमन योजना की शुरुआत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवजात शिशुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा यह थीम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गर्भवती महिला सप्ताह, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, राष्ट्रीय बालिका सप्ताह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र सप्ताह। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक जगह नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा यह थीम राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जूट क्षेत्र का विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के साथ समझौता किया। इसी के अनुरूप एक डिजाइन प्रकोष्ठ कहाँ खोला गया? हैदराबाद में, गांधीनगर में, गुजरात में, कानपुर में या फिर नेहरू नगर में? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? तो 63 का आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर गुजरात में।
जूट क्षेत्र का विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ समझौता किया और इसी के अनुरूप एक डिजाइन प्रकोष्ठ गांधीनगर गुजरात में खोला गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉस्को से। पॉस्को से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 6 में संशोधन में न्यूनतम सजा को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 15 साल के प्रावधान को बढ़ा के 20 साल, 14 साल के प्रावधान को बढ़ा के 20 साल, 10 को बढ़ा के 20 साल या फिर 10 साल को बढ़ा के 15 साल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 साल के प्रावधान को बढ़ा के 20 साल किया गया है। पॉस्को से संबंधित संशोधन अधिनियम धारा 6 में संशोधन में न्यूनतम सजा को बढ़ा के 10 से 20 साल किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह की जैव उपलब्धता को बढ़ाएं। लौह की जैव उपलब्धता को बढ़ाएं, यहाँ पे हमें कूट में आंसर देना है। तो देख लेते हैं, आहारीय रेशा, विटामिन सी, पशु से प्रोटीन या फिर फाइटेड। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा लौह की जैव उपलब्धता बढ़ाती है, तो ये विटामिन सी और पशु से प्राप्त प्रोटीन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वाशियोरकर कितने साल के बच्चों को होता है? तो 1 से 10 साल के बच्चों को, 1 से 5 साल के बच्चों को, 1 से 14 साल के बच्चों को या फिर 1 साल से कम आयु के बच्चे को। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा 1 से 5 साल के बच्चे को क्वाशियोरकर रोग होता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? पालक है, सूर्य का प्रकाश है, प्रोटीन है या फिर खनिज है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? ये बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा सूर्य की प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूट में मिलान करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68। तो वली आर्ट को महाराष्ट्र का हो जाएगा। रंगोली विभिन्न रंगों से बनने वाली। एंड अल्पना पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। एंड टिकोजो हो जाएगा चाय की केतली को। यहाँ सारे ही ऑप्शन सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वली आर्ट महाराष्ट्र, रंगोली को विभिन्न रंगों द्वारा बनाया जाता है, अल्पना पश्चिम बंगाल का है, एंड टिकोजो चाय की केतली को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें कूट में आंसर देना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होगा। पोलका हार्ट का हो जाएगा बेबी प्रिंट। एंड कैरी डिजाइन का हो जाएगा पानी की बूंद वाली डिजाइन। एंड टेबल मैट्स हो जाएगा मैट्स किनारे लगाई जाती है। एंड अपहोस्ट्री हो जाएगा, यह सोफे को ढकने वाले वस्त्र हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बहुत ज़्यादा कपड़े को किसी छोटे आकार में लाना हो तो उसे कहते हैं गीजिंग प्लेट्स, अकॉर्डिंग प्लेट्स, बॉक्स प्लेट्स या फिर साइड प्लेट्स। तो 70 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? जब बहुत ज़्यादा कपड़े को किसी छोटे आकार में लाना होता है तो वहाँ पे ऑप्शन ए गीजिंग प्लेट्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइपड को और किस नाम से जानते हैं? सेल टक्स, पीनट टक्स, कॉरेट टक्स या फिर रिलीज टक्स। तो ऑप्शन 71 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉरेट टक्स। तो पाइपड को कॉरेट टक्स के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यह आधा सिला हुआ और आधा बिना सिला हुआ होता है। सामान्यतः कुर्ते प्लाजे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। डैश कहलाता है, तो क्रॉस टक्स, स्पेस टक्स, रिलीज टक्स या फिर सेल टक्स। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलीज टक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमर की फिटिंग के लिए कौन सा डर्ट्स डाला जाता है। तो फ्रेंच डर्ट्स, फिश डर्ट्स, डिनर डर्ट्स या फिर फ्लैंक डर्ट्स। तो कौन सा डर्ट्स डाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा कि कमर की फिटिंग के लिए कौन सा डर्ट्स डाला जाता है? तो यहाँ पे डिनर डर्ट्स डाला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। फिश डर्ट्स देखते हैं, यहाँ पे कूट में आंसर देना है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा फिश डर्ट्स का हो जाएगा डायमंड डर्ट्स, और शोल्डर डर्ट्स का हो जाएगा फ्लैंक डर्ट्स, एंड वन पॉइंटेड डर्ट्स का हो जाएगा फ्रेंच डर्ट्स, एंड डिनर डर्ट्स का हो जाएगा कटूर। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नील घुलनशील है? तो अल्ट्रा मरीन, इंडिगो, मैथिलीन ब्लू या फिर पर्सियन ब्लू। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिलीन ब्लू। ये नील कौन सा नील घुलनशील है? तो मैथिलीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोल क्या है? तो वर्णक है, रंजक है, रंग है या फिर तंतु है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा रोल क्या है? तो ऑप्शन ए वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण है तो कैरेमलाइजेशन, डेक्सटिनाइजेशन, जिलेटाइजेशन या फिर कोगुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरेमलाइजेशन। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेल पेंट और लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए डैश के प्रयोग से हटाया जाता है। तो पेट्रोल और बेंजीन, एसीटोन और मेथाइलेटेड स्पिरिट या फिर डाइक्लीन या फिर तारपीन के तेल। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नेल पेंट और लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए एसीटोन और मेथाइलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बच गए हैं। डाइक्लीन धुलाई डैश की जाती है, डैश रेशे की जाती है, रेशम और ऊन, रेशम और सूती, नायलॉन या फिर रेयन। तो डाइक्लीन धुलाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेशम और ऊन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। यहाँ कथन और कारक दिया हुआ है। कथन में है कि दाग छुड़ाने की प्रक्रिया में अम्लीय तथा क्षारीय प्रतिक्रमक का प्रयोग होता है। कारक में है कि अम्लीय प्रतिक्रमक के अंतर्गत ऑक्जेलिक एसिड तथा ऑलिक एसिड, क्षारीय प्रतिक्रमक के अंतर्गत धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, अमोनिया आदि आते हैं। यहाँ आंसर देना है। ऑप्शन आप पहले पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिएगा आराम से। मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए तो चूना से, राख से, सर्फ तथा साबुन से या फिर नींबू से। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए तो ये सर्फ तथा साबुन से करनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाते हैं उन्हें वो है छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र या फिर आहार नाल। तो 82 का आंसर क्या होगा? मुंह से आरंभ होकर मल द्वार के मार्ग तक जो जाते हैं वो ऑप्शन सी पाचन तंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बियर में सुरासुर मतलब कि अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है तो 22%, 3%, 40.5% या फिर 55%। तो 83 का आंसर क्या होगा? बियर में सुरासुर या फिर अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3%, 3% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबुमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करता है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है, इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 784 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो उपरोक्त सभी लगा बैठे होंगे। तो ग्लोबिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है तो शुद्ध घी से, रिफाइंड से, सरसों तेल से, मूंगफली से। तो किससे होती है सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध घी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह विज्ञान की प्रकृति है तो कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है या फिर कोई नहीं। तो गृह विज्ञान की प्रकृति है कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 28 जोड़ी या फिर 48 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? यहाँ जोड़ी में पूछ रहा है तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी हो जाएगी, ऑप्शन बी सही होगा। और अगर संख्याओं में पूछ दे तो ये 24 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में यकृत के द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार किया जाता है? 20 औंस, 40 औंस, 70 औंस या फिर 10 औंस। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 औंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंकाल तंत्र को सुडौल एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र या फिर पाचन तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल तंत्र को सुडौल एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र है पेशी तंत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारा 90 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है और बचे 10 क्वेश्चन है। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप किस विधि का प्रयोग किया जाता है? नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम या फिर कोई नहीं। तो रेडीमेड कपड़ों में के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेस्ट सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्तहीनता के लक्षण है तो सांस फूलना, त्वचा, नाखून व आँखों में पीलापन, शारीरिक कमजोरी व थकान या फिर उपरोक्त सभी। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सांस फूलना, त्वचा, नाखून व आँखों का पीला होना और शारीरिक कमजोरी एवं थकान का महसूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिजैविक औषधि है तो एस्प्रिन है, एनजिन है या फिर एस्ट्रेप्टोमाइसिन है या फिर थायरोक्सिन है।
तो 92 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? प्रतिजैवी औषधि है एलनजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन, रिलैक्सिन हार्मोन या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, प्रोजेस्टेरोन भी, एस्ट्रोन भी या फिर रिलैक्सिन हार्मोन भी। स्त्री के अंडाशय में ये सारे ही हार्मोन निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थकान दूर करने के उपाय है। तो कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना चाहिए, आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थकान दूर करने के उपाय हैं तो कौन से हैं? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी कार्य अगर हम लंबे समय तक नहीं करते हैं तो हमें थकान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो साधन होना चाहिए, धन होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए या फिर बचत होनी चाहिए। तो आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति होने के लिए मनुष्य के पास साधन का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार या फिर माह में 3 बार। तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 महीने में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। कैसे करवाना चाहिए? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माह में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षाद पदार्थ रहता है? तो पतला, चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ या फिर पानी जैसा ठंडा पतला या फिर कोई नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा होता है गर्भस्थ शिशु के शरीर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी नामक पुस्तक किसने और कब लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 98। स्टैनले हॉल ने 1892 में, फ्रायर ने 1892 में, थायरनडाइक ने 1942 में या फिर थर्मेनियस ने 1892 में। तो यहाँ पे चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैनले हॉल 1892 में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी पुस्तक को स्टैनले हॉल ने 1892 ईस्वी में लिखा था। 1882 में प्रेयर ने सर्वप्रथम किस विधि का प्रयोग किया था? 99 नंबर क्वेश्चन है। निरीक्षण विधि, मनोमिति विधि, चरित्र लेखन विधि या फिर प्रक्षेपण विधि। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1882 में प्रेयर ने सर्वप्रथम किस विधि का प्रयोग किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र लेखन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि 1935 में टेट का निर्माण किसने किया था? ब्लैक ने, मूरे और मार्गर ने, स्किनर ने या फिर यूंग ने। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूरे और मार्गर ने 1935 में टेट का निर्माण किया था। ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।